Bismillahirrahmanirrahim. Student, Assalamu alaikum. Me Muhammad Atif. We are going to study the topic of chapter 6 fluid dynamics. Fluid dynamics में आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं टॉपिक 6.3 फ्लूइड फ्लो. फ्लूइड फ्लो बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 6.4. अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन में सिंपल उसने पूछा है कि फ्लूइड फ्लो मीन लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो के दरमियान आप एक डिफरेंस बताएं. तो आपने बेसिकली ये एक डिफरेंस बताना है कि लैमिनर फ्लो क्या होती है. फ्लूइड फ्लो को हम दो वेज से डिस्क्राइब करते हैं. डिस्क्राइब का मतलब है कोई भी मोशन है उसको आप कितने तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो बेसिकली यहाँ पर हम फ्लूइड फ्लो को दो तरीकों से डिस्क्राइब करते हैं. नंबर 1 आपके पास है स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो मीन स्ट्रेट लाइन में फ्लो, और नंबर 2 है आपके पास टर्बुलेंट या अनस्टडी फ्लो जिसको इररेगुलर फ्लो भी कहते हैं. स्ट्रीमलाइन क्या है स्टूडेंट, डेफिनेशन की तरफ जाते हैं हम. पहले आप डायग्राम देखें, डायग्राम से आपको बातें क्लियर हो जाएगी कि हम कहते हैं कि अगर एक किसी भी पाइप में किसी भी लाइन में कोई पार्टिकल मूव कर रहे हैं, अगर पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो जो पार्टिकल, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो होती है ये सारी की सारी एक लैमिनर फ्लो होती है मीन लेयर्स मूव करती हैं. तो अगर लेयर्स मूव करती हैं तो हमारे पास ये डिफरेंट लेयर्स हैं. लेट्स सपोज अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लेयर में जो पार्टिकल गुजर के गए हैं तो उस लेयर के पीछे आने वाले पार्टिकल भी उसी पाथ को चूज करें. मीन्स टू से दैट कि अगर मैं कहूं कि बेटा जिस तरह स्कूल वगैरह में असेंबली होती है तो लाइनें बनी होती है स्टूडेंट की, अगर उनको कहा जाए कि आप लाइंस में मूव करें तो जो पहले स्टूडेंट गुजर के गया है उससे पीछे आने वाला स्टूडेंट भी उसी पॉइंट से मूव करे जिससे पहले वाला स्टूडेंट मूव करके गया है. तो इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे स्टूडेंट एक लाइन में मूव कर रहे हैं. ये जो एक लाइन में मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसको बेसिकली नाम दिया जाता है स्ट्रीमलाइन या लैमिनर फ्लो का. लेकिन अगर इन्हीं स्टूडेंट या इसी रास्ते पानी के फ्लो में आप कोई हर्डर रख दें या कोई आप प्लेट रख देते हैं तो इसका मतलब आपने दरमियान में हर्डर रख दी. अब हर्डर रखने से फर्क क्या पड़ेगा, जो लाइन जो पार्टिकल स्ट्रेट आ रहे थे उनके दरमियान में एक रुकावट बन गई. मीन यहां से पानी का अगर फ्लो आएगा तो पानी का फ्लो फिर स्ट्रेट नहीं रहेगा. तो ये प्रैक्टिकली भी आप एग्जांपल कर सकते हैं. तो सारे के सारे पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाएंगे. मीन उनकी जो मोशन है वो एक लाइन में नहीं रहेगी. तो अगर एक लाइन में मोशन ना रहे तो इसको क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो मीन अनस्टडी फ्लो. तो डेफिनेशन की तरफ देखते हैं. The stream flow is said to be streamline or laminar if every particle that passes through a particular point, let's suppose किसी पॉइंट से पार्टिकल गुजर रहे हैं तो फिर क्या होगा, move exactly the same path, यानी पीछे आने वाले पार्टिकल भी उसी पाथ को चूज करें जहां से पहले पार्टिकल गुजर के गए हैं. तो इस तरह की फ्लो को क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो. और इसके एग्जांपल में फार्मूला 1 ये रेसिंग कार आप देखते हैं जो टीवी वगैरह में, तो फार्मूला 1 जो गाड़ियां हैं उनकी जो शेप होती है बेसिकली वो इसी वजह से उनकी स्पीड ज्यादा होती है क्योंकि वो जो हवा की लाइंस जो है, एयर जो है वहां से स्ट्रीम लाइन पास हो जाती है. स्ट्रीम लाइन का मतलब है एयर उन पर रेजिस्टिव फोर्स नहीं अप्लाई करती थी, इस वजह से उनकी स्पीड जो है वो ज्यादा होती है. इसी तरह डॉल्फिन जो फिशेस होती हैं उनकी भी शेप इसी तरह की होती है. ये सारी की सारी फ्लो. अब ये अनस्टडी यानी इररेगुलर और अनस्टडी जो फ्लो है उसको क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो. मीन पार्टिकल एक पाथ से एग्जैक्टली नहीं गुजर रहे. तो ये डेफिनेशन और डायग्राम आपने बना दी. अब हमने एक असूल, एक किसी भी फ्लूइड मोशन के लिए कोई कैलकुलेशन करने के लिए हमें कोई फ्लूइड लेना पड़ेगा जो हम जिसकी कंडीशन को आइडियलाइज कर सके. लेट्स सपोज हमें कोई फ्लूइड चाहिए है जिसकी कुछ कंडीशन हमने रखनी है. ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. राइट द कंडीशन ऑफ आइडियल फ्लूइड. आइडियल फ्लूइड की कंडीशन बताएं. तो आइडियल फ्लूइड क्या है, नॉन विस्कस होना चाहिए. नॉन विस्कस का मतलब ये है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा नहीं, मीन उसका गाढ़ापन ज्यादा नहीं होना चाहिए. जैसे वाटर है और थिक टार, तारकोल और हनी आप लेते हैं तो हनी थिक टार ज्यादा विस्कस है. तो आप ज्यादा विस्कस फ्लूइड ना लें. आपने कैसा विस्कस जो इजीली फ्लो कर सके, यानी ऐसा फ्लूइड इज नॉन विस्कस मीन द इंटरनल फ्रिक्शन, उसकी लेयर्स के दरमियान में फ्रिक्शन क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. तो अगर हम देखते हैं कि हनी थिक टार में ज्यादा फ्रिक्शन होती है और वाटर वगैरह में कम फ्रिक्शन होती है, तो बेसिकली हमने ऐसा फ्लूइड यूज करना है जिसकी इंटरनल फ्रिक्शन कम हो. दूसरी कंडीशन, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल मीन आप उसे दबाएं तो उसकी शेप वगैरह तो चेंज, मीन इनकम्प्रेसिबल मीन
कि आप उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। मीन पानी को अगर आप दबा भी दें तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसकी डेंसिटी में कोई फर्क आ जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। या आप एक गुब्बारे को आप देखते हैं तो उसको आप कंप्रेस करते हैं तो उसकी सारा का सारा वॉल्यूम डेंसिटी चेंज हो जाती है, तो पानी में ऐसी बात नहीं है। मीन डेंसिटी कांस्टेंट, वाटर की डेंसिटी कांस्टेंट होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी तरह थर्ड कंडीशन क्या है, फ्लूइड मोशन इज स्टेडी। स्टेडी का मतलब क्या है, स्ट्रीमलाइन या लैमिनर फ्लो होनी चाहिए। तो इन कंडीशन को इख्तियार करते हुए सबसे पहला यहाँ पर हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है, लॉन्ग क्वेश्चन 6.4 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हम शुरू में स्टूडेंट पढ़ चुके हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी शो करते हैं, यानी यहाँ पर हमने प्रूव करना है कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव करना है। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक फ्लो है। एक फ्लो का मतलब है कि हमारे पास एक पाइप है और उस पाइप का जो है नॉन यूनिफॉर्म साइज है। तो हमने लेना है, हमारे पास लेट्स सपोज एक कंडीशन है कि हमारे पास जो पाइप है, पाइप होना चाहिए नॉन यूनिफॉर्म साइज। नॉन यूनिफॉर्म साइज का मतलब है यहां पर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म साइज। मीन हम नॉन यूनिफॉर्म साइज से देखेंगे कि यहां पर मास में चेंज क्या होगी और यहां पर मास में चेंज क्या होगी। तो दो एंड पर हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म साइज रखने का मकसद ये है कि अगर मास में चेंज आई तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव नहीं होगा। अगर दोनों एंड पर सेम रही तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा प्रूव हो जाएगा। तो हमारे पास पाइप है, पाइप का नॉन यूनिफॉर्म साइज है और यहां पर जो फ्लो है हमारे पास, फ्लो जो है वाटर की या जो फ्लो ऑफ फ्लूइड जो होनी चाहिए इज स्टेडी। पीछे कंडीशन हम पढ़ चुके हैं और यहां पर वाटर हम ये भी कंडीशन पढ़ चुके हैं कि इनकंप्रेसिबल भी होना चाहिए। लेट्स सपोज हम अगर यहां पर वाटर का फ्लो यानी पानी यहां से एंटर हो रहा है और यहां से आउट हो रहा है, तो इट मीन आप लोअर एंड पे बात करेंगे, एट अपर एंड पे बात करेंगे, तो ये एंड हमारे पास लोअर है और ये एंड हमारे पास अपर है। तो इन दोनों एंड पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करेंगे कि हमारे पास क्या दोनों तरफ इक्वेशन सेम आएगी। तो इन दोनों कंडीशन को प्रूव करने के लिए, और ये फ्लूइड की कंडीशन, थर्ड कंडीशन फ्लूइड इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, फ्लूइड इनकंप्रेसिबल, ये सारी की सारी कंडीशन मीन हमारे पास आइडियल कंडीशन जो फ्लूइड की है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो यहां पर हमें प्रूव करना है, तो मैं हेडिंग दे देता हूं पहले, एट लोअर एंड ऑफ पाइप। पाइप के लोअर एंड पे आप मास देखेंगे कि मास में क्या चेंज आती है। लेट्स सपोज आपके पास जो पाइप का यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो है हमारे पास A1 और स्पीड जो है स्पीड ऑफ फ्लूइड वो हमारे पास V1 है। और डिस्टेंस डेल्टा x1 का मतलब ये है कि अगर वाटर फ्लो होता है इस एंड से इस एंड तक, तो यहां से लेकर यहां तक वाटर ने जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर किया है, उस डिस्टेंस में जो चेंज आई है, डिस्टेंस में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमने देखना है चेंज इन डिस्टेंस इन टाइम डेल्टा टी, उसको हमने क्या लिखा, डेल्टा x1। और यहां पर आपके पास एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसका मतलब है कि मास अगर आप लिखेंगे द चेंज इन मास डेल्टा m1, तो चेंज इन मास डेंसिटी के फार्मूले से अगर फार्मूला देखें हमारे पास, तो डेल्टा m1 आपके पास आ जाएगा ρ1 v1। डेंसिटी के फार्मूले से आप मास में देखें तो मास में बेसिकली आपके पास ये फार्मूला बनता है जिसमें डेंसिटी आप क्या लिखते हैं, डेंसिटी आपके पास क्या होती है m/v, v इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाए, तो इसका मतलब है डेल्टा m1 इज इक्वल टू ρ1 डेंसिटी और v1 आपके पास क्या है, वॉल्यूम। तो बेसिकली यहां पर वॉल्यूम में आपके पास क्या आती है, चेंज, तो इसके साथ आपने डेल्टा लिख दिया। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम स्टूडेंट यहां पर देखें, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया स्क्वायर में होता है
मीटर हो गया आपके पास मीटर स्क्वायर, और डेल्टा x1 मीन डिस्टेंस मीटर में होता है। तो यहां पर अगर आप डेल्टा v1 की बात करें तो इसे आप लिख सकते हैं a1 डेल्टा x1। बेसिकली ये आपके पास वॉल्यूम में चेंज है वॉल्यूम। तो इसका मतलब है यहां पर आप ये पुट कर दें तो डेल्टा m1 आपके पास स्टूडेंट क्या आ गया जी, डेल्टा m1 इज इक्वल टू ρ1 a1 डेल्टा x1। क्लियर? तो ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, वॉल्यूम आ गया बेसिकली। डेल्टा x1 क्या है स्टूडेंट हमारे पास, डिस्टेंस मीन s इज इक्वल टू vt। तो यहां पर आप लिखेंगे v1 डेल्टा t, किस फार्मूले से, s इज इक्वल टू vt के फार्मूले से। s क्या है, डेल्टा x1 v1 t डेल्टा t। डेल्टा x1 की वैल्यू यहां पर पुट कर दें तो आपके पास डेल्टा m1 आ गया स्टूडेंट हमारे पास ρ1 a1 v1 डेल्टा t। इसे इक्वेशन ए का नाम दीजिए। क्लियर? तो हमने कंडीशन क्या पढ़ी है कि फ्लूइड इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, फ्लूइड इनकंप्रेसिबल, और फ्लो क्या होनी चाहिए, स्टेडी होनी चाहिए। ठीक है, फ्लूइड इनकंप्रेसिबल भी है, फ्लूइड स्टेडी भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर, इट मीन जो मैस यहां पर रहेगा होगा वही मैस यहां पर होगा। मीन जो मैस है, मैस इज कंजर्व्ड। तो फिर मैस कंजर्व्ड रहेगा, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन सारी की सारी, क्योंकि पीछे आप कह चुके हैं कि अगर फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है तो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। मीन जो डेंसिटी यहां पर होगी वही डेंसिटी यहां पर होगी। मीन आपके पास कंजर्वेशन का रूल अप्लाई हो जाएगा। मीन जो मैस यहां से इंटर हुआ है वही मैस यहां से आउट होगा। बात क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि यही इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, डेल्टा m2 की। और ये डेल्टा m2 कहां पर है, एट अपर एंड, एट अपर एंड। तो अपर एंड की बात करेंगे तो आपके पास सेम इक्वेशन आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास, डेल्टा m1 इज इक्वल टू m2 आ जाएगा अपर एंड की वजह से, m2 आपके पास। तो यही सारी की सारी इक्वेशन ρ2 a2 v2 डेल्टा t, इक्वेशन 2। तो ये सारी की सारी कंडीशन अगर आपके पास सेटिस्फाई कंडीशन हो तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास लोअर एंड और अपर एंड दोनों सेम हो। तो आप कह सकते हैं स्टूडेंट कि डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2। जो मैस लोअर एंड पर है वही मैस अपर एंड पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ρ1 a1 v1 डेल्टा t इज इक्वल टू ρ2 a2 v2 डेल्टा t। डेल्टा t से डेल्टा t कैंसिल, ρ1 a1 v1 ρ2 a2 v2। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को कहते हैं स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। मींस टू से दैट कि 1 और 2 का फर्क है और इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर जो है वही इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो हमने स्टूडेंट कह दिया कि मैस आपके पास इनकंप्रेसिबल है। तो मैस अगर इनकंप्रेसिबल है तो डेंसिटी तो कांस्टेंट है। डेंसिटी अगर आपके पास कांस्टेंट है तो डेंसिटी जो एक साइड पर होगी लोअर एंड पर वही अपर एंड पर होगी, मीन डेंसिटी कांस्टेंट। अगर यहां पर दोनों की जगह आप रो पुट करें तो रो से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। स्टूडेंट इक्वेशन देखें कि इक्वेशन की राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ 1 और 2 का फर्क है। इस इक्वेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि a b इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर इस इक्वेशन को प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी को खत्म करें तो आप कह सकते हैं कि a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b। मींस टू से दैट कि अगर किसी पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो वहां पर फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पर आपके हाथ में पाइप है और आप पानी वगैरह जहाँ पर किसी जगह पानी फेंक रहे हैं, तो अगर उस पाइप की जगह उसके आउटलेट पर आप उंगली रख लें, मीन उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम करें, तो आप देखेंगे कि पानी की स्पीड बढ़ जाएगी।
तो इसका मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करने से पानी की स्पीड बढ़ जाती है। तो ये फार्मूला ये शो करता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लूइड स्पीड। तो यहां से हम अगर डेफिनेशन की बात करें या स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी यहां से अगर बात करें द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप एंड फ्लूइड स्पीड, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप एंड फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप, यानी पाइप की किसी भी जगह क्रॉस सेक्शन एरिया और फ्लूइड स्पीड जो है वो क्या कहेगी, हमारे पास रिमेन्स कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट is said volume flow per second of fluid। वॉल्यूम फ्लो कैसे कह सकते हैं आप, देखें कि आपके पास एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी स्पीड क्या होती है मीटर पर सेकंड। तो आप सिंपल इसे कह सकते हैं मीटर क्यूब बन गया, मेन ये वॉल्यूम बन गया आपके पास पर सेकंड। तो ये वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड बन गया, इसको सिंपली कह सकते हैं वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड ऑफ द फ्लूइड और फ्लो रेट, या आप ये भी कह सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक कि यहां पर आपने ये प्रूव करना है कि हमने कि क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने प्रूव क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हमने लोअर एंड और अपर एंड पर हमने जो चेंज इन मास है वो मास में चेंज देखनी है। तो दोनों एंड पर हमने देखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका प्रूव हो चुका है कि मींस टू से दैट जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो हमने ड्राइव कर लिया। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कोई भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।